हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इनकी बिजनेस के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार का इनका बिजनेस है और किस किस सेगमेंट से इनकी रेवेन्यू कैसी आती है। फिर इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे एंड उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर इनकी फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड भी डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारा जो डिसीजन है वो सही हो सकता है या फिर हम कोई गलती कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके। तो सभी चीज़ों को अभी हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस स्टॉक पर खुद से भी स्टडी करनी है, खुद से भी रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इनकी इंट्रो पर आ जाते हैं पहले, ठीक है। देखो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी नाम है इसका, और शॉर्ट में चोला फाइनेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है अलग अलग सेगमेंट्स में। जैसे टू व्हीलर्स जब आप खरीदते हो तो वहाँ पर किस्त आपको देने पड़ते हैं, तो वही फाइनेंस करने का काम जो है वो चोला करती है, ठीक है, चोला फाइनेंस। एंड इसके अलावे देखो और भी काफ़ी सारे लोन्स के सेगमेंट्स हैं इनके अंदर। होम लोन्स देते हैं एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है। तो काफ़ी सारी डाइवर्सिफाइड इनका जो बिजनेस है वो है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी इज वन ऑफ द प्रीमियर डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया, इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी इंट्रो में पता चल चुकी होगी आपको कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है। मतलब एनबीएफसी टाइप की है, जो कि फाइनेंस का काम करती है। गाड़ियां वगैरह हम लोग जब खरीदते हैं तो उसे फाइनेंस करती है, होम लोन्स भी देती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी लोन्स देती है। अब यहाँ पर देखो, ऑफर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखो और भी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट सेगमेंट आपको देखने को मिलेगी। द कंपनी ऑफर्स लोन्स फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी, टू व्हीलर्स के लिए भी, ट्रैक्टर्स के लिए भी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लेना है तो उसके लिए भी, फिर होम्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। फिर एसएमई, जो एसएमई कहने का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, एंड अदर्स, ठीक है। तो इस तरह के लोन्स ये प्रोवाइड करती है चोला फाइनेंस, ठीक है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस। एंड न्यू बिजनेसेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पर कुछ न्यू बिजनेसेस भी इन्होंने स्टार्ट किए हैं, जिनके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के भी लोन्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ये FY22 से न्यू जो बिजनेस है ये स्टार्ट किए हैं, मतलब नए नए प्रकार के लोन्स देने भी स्टार्ट किए ये FY22 से ही, ठीक है। जिसमें देखो, कंपनी लॉन्च्ड 3 न्यू बिजनेसेस ड्यूरिंग FY22 टू टारगेट एसएमई स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है एक मतलब प्रोडक्ट सेगमेंट मान सकते हैं CSEL, जिसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। देखो, CSEL के अंदर ऑफर्स पर्सनल लोन्स, ठीक है, पर्सनल लोन देती है, प्रोफेशनल लोन देती है एंड बिजनेस लोन देती है टू सैलरीड सैलरीड पर्सन के लिए बिजनेस लोन देती है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये लोन देती है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 50 लोकेशंस, तो 50 लोकेशंस के अंदर ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर SBPL। तो इस सेगमेंट के अंदर किस प्रकार की लोन दी जाती है? ऑफर सिक्योर्ड बिजनेस लोन, ठीक है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन यहाँ पर देती है। पिछले वाले में जो हमने देखा था उसमें अनसिक्योर्ड लोन देती थी, ठीक है। तो थोड़ी सी वहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड इशू आ जाती थी डिफ़ॉल्ट की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो SBPL के अंदर बात करें तो यहाँ पर सिक्योर्ड बिजनेस लोन कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब जो भी बिजनेस लोन लेना चाहता है
उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी देना होता है एज अ कोलेटरल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में यहाँ पर ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। और कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, एज कोलेटरल, कोलेटरल के तौर पे प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी होती है और उसके बदले में यहाँ पर ये बिजनेस लोन देती है, ठीक है। लॉन्च्ड इन 50 लोकेशंस, ठीक है, विथ इनिशियल फोकस ऑन साउथ एंड वेस्ट मार्केट्स, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंट जो इनकी लॉन्च की गई है वो है एसएमई, ठीक है। तो एसएमई के अंदर ये किस प्रकार की लोन देती है? टर्म लोन्स फॉर कैपेक्स, ठीक है। तो जो भी कोई कंपनी होती है बड़ी बड़ी या फिर छोटी भी अगर हम समझें, तो उनको अगर कैपेक्स करना होता है तो कैपेक्स के लिए भी ये लोन देती है, ठीक है। लोन अगेंस्ट शेयर्स, तो शेयर्स के अगेंस्ट में भी ये लोन देती है। फंडिंग ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ मशीनरी फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कई सारे इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी लोन्स ये प्रोवाइड करती है। सर्विसिंग आउट ऑफ 35 लोकेशंस विथ बिजनेस ग्रोथ बोथ थ्रू ट्रेडिशनल एंड फिनटेक पार्टनरशिप्स, ठीक है। फिनटेक पार्टनरशिप के साथ भी इनका जो काम है वो चल रहा है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब AUM ब्रेकअप के अंदर देखें तो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हम लोग अगर देखना चाहें तो देखो, द कंपनीज मेन बिजनेस इज द व्हीकल फाइनेंस बिजनेस, ठीक है। तो सबसे मतलब ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आता है वो व्हीकल फाइनेंस से आता है, ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर 69% ऑफ एडवांसेज, ठीक है। फॉलोड बाय लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें 22%, होम लोन से 7% एंड न्यू बिजनेसेस से सिर्फ 2%, ठीक है। तो इनका मेजर रेवेन्यू आता है व्हीकल लोन से ही, ठीक है। अब बोरोइंग्स प्रोफाइल के अंदर हम अगर बात करें तो कंपनी किस प्रकार से मतलब बोरो करती है, पैसे लेती है, उधार की बात की जा रही है, ठीक है। द कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम वेरियस फंड्स, लार्जेस्ट सोर्सेज इंक्लूड बैंक टर्म लोन्स, 61% बैंक टर्म लोन्स के थ्रू ये पैसे उठाती है, कर्ज लेती है। डिवेंचर्स के थ्रू 15%, टीयर 2 कैपिटल से 6%, कॉमर्शियल पेपर से 4% एंड अदर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी पैसे बोरो करती है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब फैली हुई है, ठीक है। प्रेजेंटली द कंपनी ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ 1145 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, बढ़िया है। विथ 80% ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ये फोकस की हुई है, 80% यहाँ पर ब्रांचेस रूरल एरियाज में है, ठीक है। द ब्रांच नेटवर्क इंक्रीज्ड टू 1137 फ्रॉम 703 इन FY17, ठीक है। तो ये काफ़ी पुरानी डेटा यहाँ पर बताई जा रही है, 2017 में 703 थी जो कि बढ़कर 1137 हो चुकी है। अभी तो 24 चल रही है और ये भी जो डेटा 1137 ये भी पुरानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो अभी की बात करें तो अभी और भी ज़्यादा ब्रांचेस इनके खुल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर 80% ऑफ लोकेशंस आर इन टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 एंड टीयर 6 टाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ये जो कंपनी है ये डिजिटली भी खुद को कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि आजकल का ज़माना है डिजिटल, ठीक है। ऑफलाइन जो काम है वो काफ़ी कम धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो ये भी खुद को डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। समय के अनुसार ढलना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो ये कंपनी भी खुद को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके खुद को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। वो कौन सी कंपनी है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विथ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एंड API सर्विस प्रोवाइडर्स। इट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स HRMS सूट चोला कनेक्ट, ठीक है, इन पार्टनरशिप पीपुल स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनियां हैं पीपुल स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू पार्टनरशिप करके यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है HRMS सूट चोला कनेक्ट, ठीक है। ये
और इनकी ऐप भी आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। अगर आप लोग सर्च करोगे HRMS चोला फाइनेंस चोला कनेक्ट, तो इसकी ऐप भी देखने को आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो ये खुद को डिजिटली भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो आजकल जो मैनुअली चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, और वो थोड़ा सा मतलब जो मैनुअल चीज़ें थी वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, और थोड़ा सा ज़्यादा उसमें तामझाम लोगों को करना पड़ता था, ठीक है। और ऐसे में जो डिजिटली सारी चीज़ें हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है लोगों को, ठीक है। आसानी से चीज़ों को अपना कर पाते हैं, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं डिजिटली तौर पे, ठीक है। तो इसलिए ये डिजिटली भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर हम इनके सब्सिडरीज की बात करें तो इनके 2 सब्सिडरीज हैं, जिसमें एक है चोलामंडलम होम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। उतने डिटेल्स में जाएंगे तो फिर वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, वैसे तो वीडियो लॉन्ग हो ही रही है, लेकिन सब्सिडरीज के बारे में थोड़ा सा ही हम लोग जानेंगे। देखो, ये एक है चोलामंडलम सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ 2 इनकी मतलब सब्सिडरीज हैं, जिनमें से ये जो है चोलामंडलम सिक्योरिटीज, ये किस प्रकार की काम करती है। देखो, इट इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस टू इंडिविजुअल क्लाइंट्स, ठीक है, एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। मतलब HNI के लिए ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इंक्लूडिंग मैनी ऑफ द लार्ज म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के भी काम करती है चोलामंडलम सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसके माध्यम से। एंड यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जो मतलब होम लोन्स के लिए होती हैं, उसके लिए यहाँ पर ये बनाई गई है चोलामंडलम होम फाइनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक किया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इन्वेस्टेड 450 करोड़ एंड एक्वायर्ड 73.8% स्टेक इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके अंदर यहाँ पर 73.8% का स्टेक लिया है इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। और कंपनी है कौन सी? पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंड इन्वेस्टेड 9.75 करोड़ एंड एक्वायर्ड 16.29% स्टेक इन इक्विटी शेयर, ठीक है, कैपिटल ऑफ पे टेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देखो, पे स्विफ्ट के अंदर इन्होंने 73.8% का स्टेक लिया हुआ है इक्विटी के माध्यम से पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब यहाँ पर देखो 16.29% का स्टेक लिया हुआ है इक्विटी के तौर पे पे टेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। अब ये जो कंपनीज है ये किस प्रकार की कंपनीज है? जो पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज अ पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया, एंड पे टेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ फिनटेक फोकस्ड ऑन ऑफलाइन बाई नाउ पे लेटर, ठीक है, बाई नाउ पे लेटर थ्रू ब्रांड पार्टनरशिप्स टू पार्टिसिपेट इन द फिनटेक स्पेस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की ये जो कंपनीज हैं उनके अंदर इन्होंने स्टेक भी ठीक ठाक लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम फंडामेंटल्स के अंदर आ चुके हैं। वैसे अभी अगर हम इनके लोन डिसबर्समेंट की अगर बात करें कि लोन कितनी बढ़ चुकी है, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम Q4 FY24 की बात करें तो इसके अंदर इनकी लोन डिसबर्समेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, सारे सेगमेंट्स में काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करें तो अप्रोक्स 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। इतनी तेज़ी से इन्होंने लोन बांटा है, ठीक है, और सभी सेगमेंट्स में अच्छे परसेंटेज के साथ लोन बांटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,02,000 करोड़ का, तो एक लार्ज कैप कंपनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात की जाए तो 31.8 की है, इंडस्ट्री पी है 20.8 की। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी बेहतरीन है। इस वजह से मार्केट ने थोड़ा सा इन्हें एक्सपेंसिव बना रखा है, लेकिन उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है।
डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 7.56 और डेब्ट है 1,19,471 करोड़। तो इस तरह के फाइनेंस या फिर बैंकिंग कंपनीज में डेब्ट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा होते ही है। मैं आपको सारे वीडियोज में बताया करता हूँ जैसा कि, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस ही यही है कि पैसे देना है, लोगों को लोन देना है। तो जब पैसे खुद के पास रहेंगे तभी तो लोन देंगे। तो उसके लिए इनको खुद से मतलब ये लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, एंड उसके बाद ये दूसरों को कर्ज दे पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी दूसरे प्रकार की कंपनीज में डेब्ट टू इक्विटी अगर इतनी ज़्यादा होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पर भी बोले तो रिस्क है, लेकिन चूंकि इनका बिजनेस ही इस प्रकार का है तो डेब्ट टू इक्विटी जनरली इसमें ज़्यादा देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम करेंट प्राइस की बात करें तो ये है 1217 का। हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 1310 का और 52 वीक लो है 815 का। बुक वैल्यू है 188 रुपये का। आरओई है बढ़िया 20.4% का। फ्री कैश फ्लो है -27,293 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.16% की है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है और ईपीएस है 38.8 रुपये की। अब यहाँ पर हम ईपीएस की चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है 10 साल का चार्ट, ठीक है। पिछले 10 साल की चार्ट है यहाँ पर, पी रेशियो की चार्ट, ठीक है। तो पी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो उतना महंगा भी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑल टाइम का हाई पी है वो लगभग इस लेवल का है, ठीक है, 35, या फिर हम कहें तो यूं ये वाला 36 का पी है ऑल टाइम हाई का पी यहाँ पर इनका, ठीक है। ऑल टाइम नहीं, यहाँ पर हमने 10 साल का लगाया हुआ है। तो 10 साल में जितने भी महंगा मतलब जब भी स्टॉक हुआ था तो सबसे ज़्यादा महंगा यही लेवल पर था, मतलब 35-36 की पी पर। और अभी कितने की पी पर स्टॉक ट्रेड कर रही है? लगभग 31 की पी पर, ठीक है। 31-32 अभी हमने जैसा कि देखा था, 31 मान कर चलो 31-31.8 है। तो अभी इस लेवल पर मतलब ये चल रही है इस लेवल की पी पर। तो चलो कुछ खास हम एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे इसे। इंडस्ट्री की पी है लगभग कितना देखे थे हम लोग 20 का, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सस्ता भी था, लगभग 25 से भी नीचे की पी पर अवेलेबल था उस समय। यहाँ पर अगर बोले तो लगभग दिसंबर 2023 का समय था, जिस वक्त यहाँ पर 25 के लगभग में इसकी पी आई हुई थी। तो उस समय डर का माहौल बना हुआ था, लोग और ज़्यादा सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ऊपर चढ़ती है तो और लोग खरीदने लगते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो पिछले कुछ साल की डेटा हम देख रहे हैं। इससे भी पहले वाली की डेटा अगर आपको देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में 10,148 करोड़ थी, जो कि मार्च 2023 में हो गई 12,884 करोड़। फिर टीटीएम में देखें तो 17,453 करोड़। चलो बढ़िया है, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़िया तरीके से बढ़ी है। और यहाँ पर अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखो 2154 करोड़, 2665 करोड़, 3210 करोड़। ईपीएस की भी बात करें तो 26, 32, 38। ईपीएस भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है। एंड उसके बाद हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी चलो देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ 10 साल में 17%, 5 साल में 18%, 3 साल में 14%, टीटीएम में 49%। तो ये वाला काफ़ी बेहतरीन रहा है। बाकी ये दोनों भी ठीक है, एवरेज हैं, ये थोड़ा सा कम है। लेकिन चूंकि लार्ज कैप कंपनी और थोड़ी सी यहाँ पर सेफ्टी भी मिल रही है, कंसिस्टेंसी भी मिल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कम भी रहेगा तो चलेगा, उतना बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी कंसिस्टेंट है। 10 साल में देखो 24% यहाँ पर है, 5 साल में 24%, 3 साल में 36% और टीटीएम में 29%। तो बेहतरीन है यहाँ पर इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक प्राइस सीएजीआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो ये भी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर 36% के सीएजीआर से इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न्स मिले होंगे। 5 साल में इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ी है 33% की सीएजीआर से, 3 साल में 30% से, 1 ईयर में 45% से। तो बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये देखो कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, 19, 19, 19 और 20, ठीक है।
10 साल में 19%, 5 साल में 19% और 3 साल में 19%, लास्ट ईयर में 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करें तो चूंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि इस प्रकार के जो कंपनीज होते हैं इनमें कर्ज जनरली हमें देखने को मिलते ही हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 1,19,471 करोड़। और रिजर्व की बात करें, कैश रिजर्व सिर्फ 15,643 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% प्लस है, तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो ये लगातार 3 क्वार्टर से घटी है वैसे, लेकिन कुछ खास ट्रिम नहीं किए हैं प्रमोटर्स ने, हल्के फुल्के अमाउंट्स में ट्रिम किए हैं। लेकिन यहाँ पर खरीदने वाला कौन है? एफआईआई। ठीक है, और देखो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो पिछले 3 क्वार्टर से देखोगे तो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर 20.92% से 21.51 हो गया, एंड उसके बाद 24.71% हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम डीआईएच की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से देखो घटते जा रही है। ठीक है, 20.37% से 20.04% और फिर 18.39% हो गया। तो इसकी भी जो यहाँ पर होल्डिंग सेल हुई है वो भी एफआईआई ने नहीं खरीदी है। अब यहाँ पर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक ने भी लगातार ये तीनों क्वार्टर्स में देख सकते हो घटाते हुए देखने को मिली है। 7.25% था जो कि यहाँ पर घटकर 7.03% हो गया, फिर यहाँ पर 6.51% हो गया। तो ये जो तीनों लोगों ने बेचा है, चाहे हम प्रमोटर्स की बात करें, डीआईआईज की बात करें या फिर पब्लिक की, तो ये जो तीनों की बात करें हम, प्रमोटर्स, डीआईआईज एंड पब्लिक की, तो इन लोगों ने बेचा है, लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक है, एफआईआईज। तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर इसका उल्टा हो जाता कि सभी लोग बेच रहे हैं लेकिन खरीदने वाला पब्लिक होता, तो फिर एक मतलब नेगेटिव साइन होती। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम चार्ट के अंदर आगे हैं तो देखो अभी के लेवल की बात करें तो अभी लगभग 1209-10 के लेवल पर ट्रेड कर रही है इसकी प्राइस। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन मार्केट ओपन है, और पता नहीं आप कितने दिनों के बाद वीडियो को देख रहे होंगे तो उस टाइम स्टॉक का प्राइस कुछ और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, लेकिन काफ़ी तेजी से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। तेजी मिली थी किस वजह से? क्योंकि इनकी Q4 की जो बिजनेस अपडेट है वो आई थी और उसके वजह से तेजी देखने को मिली। लेकिन फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो मे भी यहाँ तक गिर जाए। ठीक है, अभी तो यहीं पर है, रेजिस्टेंस के पास ही है, और हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर से अब यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहे और यहाँ पर सपोर्ट बना दे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाने की तैयारी करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा सेलिंग होती है, बियर्स अगर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो फिर ये जो सपोर्ट है ये हो जाएगा 1100 के लेवल का, और यहाँ पर एक बाइंग की सिग्नल बन जाएगी। और इसमें डिस्काउंट की बात करें लगभग ऑल टाइम हाई से यहाँ तक की, तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, लगभग 16% का ही डिस्काउंट है। लेकिन अगर गिरकर यहाँ पर और भी जो नीचे वाली लेवल है, मतलब इस लेवल तक अगर आ जाती है, और ये कितने का लेवल है? 1032 तक का, इतने लेवल पर अगर गिरकर आती है तब 20-22% की डिस्काउंट मान सकते हैं। कितना डिस्काउंट है देख लेते हैं, 21% की डिस्काउंट है अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ तक हमें देखने को मिलता है तब। लेकिन अगर यहाँ तक भी देखने को मिलता है तो भी 16% का डिस्काउंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 16% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ तक अगर गिरता है तो। लेकिन अभी अगर हम खरीदना चाहें तो यहाँ पर देखो सिर्फ लगभग 7% का ही डिस्काउंट है, तो अभी खरीदना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और थोड़ी सी सेफ्टी भी देखनी चाहिए। तो अगर डिस्काउंट में खरीदा जाए तो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट हमारा सही रहता है। ठीक है, हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हम ऑल टाइम हाई पर या रेजिस्टेंस पर जाकर खरीदें। इन्वेस्टर्स को खरीदा कब जाता है? यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर। ठीक है, ना कि रेजिस्टेंस पर, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये सपोर्ट पर थी उस टाइम यहाँ पर देखो 1032 के लेवल पर अगर किसी ने बाय किया हुआ तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर उसे प्रॉफिट बन रही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो उस लेवल की बात की जाए तो लगभग 17% की प्रॉफिट बन रही होगी अगर किसी ने भी यहाँ पर बाय किया होगा उस लेवल पर तो। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था ये वाला, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर खरीदता तो भी यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है, और जिन लोगों ने खरीदा होगा मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए,
यहाँ पर या फिर इस लेवल पर, तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर गिरावट मिलने के चांसेज हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिर से मतलब बाइंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल कौन सी आ गई, ये ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक हाई भी यही है। तो ये लेवल देखने को मिलेगी 1310 की। और अगर इस लेवल को ब्रेक करके आगे निकल जाती है तो ऊपर खुला है, कहीं भी जा सकता है, 1500 2000 तक भी जा सकता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो ये रही टेक्निकल चार्ट इसकी। और अभी हम लोगों ने चोला फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम इनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में चांसेज है इनकी ग्रोथ की। तो देखो गाइज, अगर हम इनके सेक्टर की बात करें जो कि एनबीएफसी सेक्टर है, तो इसके ग्रोथ की चांस क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, देखो सेक्टर जो है एनबीएफसी का वो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, आगे भी चलेगी ये सेक्टर, क्योंकि यार किसको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है आजकल के टाइम पे। ठीक है, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, होम लोन लेना हो या फिर पर्सनल लोन लेना हो, तो सभी को छोटे छोटे चीज़ों की कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब तक कि व्हीकल खरीदना, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स या फिर कॉमर्शियल व्हीकल, तो सब चीज़ों के लिए लोन्स वगैरह तो लेनी पड़ती है। तो इसलिए सेक्टर देखा जाए तो सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचर सेक्टर है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी देखो अभी तक तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिखाई है, मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन आगे कैसा चलेगा ये तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर ही और कंपटीशन के ऊपर। देखो अभी इनकी जो मेन कंपटीशन किनके साथ है, बजाज फाइनेंस के साथ। ठीक है, जो कि एक बिगेस्ट एनबीएफसी कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो वो भी एनबीएफसी है, लेकिन उनकी जो बिजनेस है वो बेसिकली पेटीएम का जो कैटेगरी था बिजनेस का उसी प्रकार का है। तो सबसे मेन तो यहाँ पर इनकी कंपटीशन है बजाज फाइनेंस के साथ, और बजाज फाइनेंस का कंपटीशन है थोड़ा बहुत जियो फाइनेंस के साथ भी। ठीक है, तो ये जो कुछ तीन कंपनी है, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एंड चोला फाइनेंस, इन तीनों के बीच काफ़ी कंपटीशन है। और अभी जो सेक्टर है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सेक्टर पूरा फिल हो गया है, सेक्टर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप है। जो मार्केट शेयर है वो ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया का जो बाज़ार है वो भर चुका है मतलब लोन्स वगैरह लेने के लिए, तो अभी भी जगह काफ़ी खाली है। अभी भी ऐसे काफ़ी सारे बजाज फाइनेंस आ सकते हैं, काफ़ी सारे चोला फाइनेंस आ सकते हैं और अपना बिजनेस को सही तरीके से चला सकते हैं। तो मार्केट अभी ठीक है। ठीक है, गैप है मार्केट में सर्वाइव करने का, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कंपटीशन को बीट कर पाता है या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट तो चोला फाइनेंस की काफ़ी बेहतरीन है, तो आगे भी चांसेज हैं कि ग्रो करे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई गारंटी दे दे कि हाँ ग्रो करेगा ही। ठीक है, बाकी हम इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक अनुमान के तहत ही, एक स्टडी के अनुसार ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पिछले जो ग्रोथ देखें, मैनेजमेंट देखें कैसी है, उन सब चीज़ों को देखकर ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और कंपनी चूँकि एक लार्ज कैप कंपनी है तो थोड़ी सी यहाँ पर सेफ्टी भी मिल जाती है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर अच्छे तरीके से ये काम भी कर रही है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ भी दिखा रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज मत समझना। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इन्वेस्ट करूँगा कोई भी जब यहाँ पर करेक्शन मिले ये डिस्काउंट वाली, तभी मुझे बाई करना ही होता तो यहाँ पर मैं बाई कर लेता। वैसे मैं यहाँ पर बाई नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये भी मैं आपको रियली बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे बाई करना होता तो यहाँ पर मैं खरीद लेता, और अगर छूट गई है मेरे से तो जब डिस्काउंट अवेलेबल होगी तभी मैं खरीदूंगा। डिस्काउंट अगर नहीं मिलती, ऊपर चढ़ जाती है, तो भी मैं बैठे रहूँगा। चलो आगे भविष्य में कभी ना कभी तो मिल जाएगा 20%। तो ऐसे फोमो में अगर बाय नहीं किया जाता, अगर कोई स्टॉक बढ़ रही है तो बढ़ते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करना है, ये बहुत ही गलत बात होती है। ठीक है, फिर वहाँ से पकड़ लोगे अगर और वहाँ से गिरने लगे तो फिर आपको नुकसान होगा और आप लॉस बुक करके निकल जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बजाज फाइनेंस के अंदर बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसकी बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा चांसेज है बजाज फाइनेंस के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस में ग्रोथ नहीं मिलेगी। बजाज फाइनेंस में भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखो तो उसमें भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है,
तो बजाज फाइनेंस के मामले में अगर यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। अब मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम पे फोकस करते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो करवाते हैं, तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ जब हो जाएगा तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ हो जाएगा तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिटर्न्स बन सकते हैं। और यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात करें तो 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप उसे होना होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग मतलब 18-20 लाख का मार्केट कैप है, 18-20 लाख करोड़ का। तो वहाँ पर स्टॉक प्राइस डबल होने के लिए मतलब 35 से 40 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना जरूरी है, समझे। तो वही चीज़ें आपको समझनी है। छोटे कंपनीज में इस प्रकार की ग्रोथ की चांसेज होती है कि उनकी मार्केट कैप जल्द से डबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज में डबल मार्केट कैप होना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो डबल नहीं हो सकती, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्क वगैरह भी आपको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर कंपटीशन है एनबीएफसी के अंदर। ठीक है, जैसे हमने बोला बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस वगैरह, तो इन तीनों के बीच थोड़ी सी कंपटीशन यहाँ पर बन सकती है। बाकी छोटे छोटे भी एनबीएफसीज हैं तो उनके बारे में अभी उतना कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेन बड़े बड़े एनबीएफसी हैं उनके ऊपर हम लोग कंपटीशन में हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की ये वीडियो चोला फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।